अच्छा जी, कल वाला एक सवाल करे थे हम। भाई हिम्मत करके ज़रा रोज़ाना आया करें। आज की दूसरी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, पास पेपर का क्वेश्चन 1 करना है, तो आज हिम्मत करके ज़रा आ जाइएगा। अच्छा, कल हम सवाल कर रहे थे ये वाला। तो कस्टमर ने हमसे मांगा है 18 मिलियन, हमने उसे कह दिया तुम्हें 5 मिलियन दे देंगे, और बाकी लॉयर का ख्याल है कि 6 मिलियन भी देना पड़ेगा। 5 जमा 6, तो इसको पेपर में हम साथ साथ ही ऐसे 18 में से 11 की हम प्रोविजन बना लेंगे, और 7 की ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगी और ये प्रोविजन बन जाएगी। अब ये कल वाला सवाल पेज 372। अब बता दें प्रोविजन या पेबल मिला के कितना बनाया? 11 के लिए हम लायबल फील कर रहे हैं। ओएल ने अपने सप्लायर के खिलाफ केस कर दिया दिसंबर में। सप्लायर ने प्रिंसिपली मान लिया कि मैं 9 मिलियन दे देता हूं, तो 9 मिलियन मिलना वर्चुअली सर्टन हो गया, तो 9 मिलियन का रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लेंगे। अब एंट्री बन जाएगी एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन 3 मिलियन के बारे में भी लिख के आएंगे अंग्रेजी में, वी विल डिस्क्लोज अ कॉन्टेंजेंट एसेट गिविंग द ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टीमेट ऑफ थिंग्स आर वेरी इजी, वेरी 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 इजी। अच्छा भाई खामोश हो जाए। और यू पीपल आर नॉट सपोज टू, ऑनलाइन वालों ने भी अब तो शिकायत कर दी है कि प्लीज़ तालियां बंद कर दी जाएं, हमें डिस्टर्बेंस होती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लें लोगों का। तो दावा किया था आपने 18 का, कस्टमर ने देने हैं आपने 11, तो मैंने कहा था 11 की एंट्री कर दें, और मिलने आपको 9 कंफर्म, तो 9 की एंट्री कर दें, रिसीवेबल डेबिट खर्चा क्रेडिट। और वो सारी डिस्कशन इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ सेपरेट एसेट इन बैलेंस शीट। हाउएवर इन एसओसीआई, फिक्रा सुनिएगा, हाउएवर इन एसओसीआई द एक्सपेंस रिलेटिंग टू प्रोविजन मे बी प्रेजेंटेड नेट ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ ₹9। वो दरख्शिंदा सितारे हाथ खड़ा कर दें जिन्होंने ये वाला सवाल और क्वेश्चन 7 जिसपे हमने 45 मिनट लगाए थे कल लिखा है। 1 2 3 4 हाइब्रिड में प्लीज। भाई आप खेल लें स्टैंडर्ड से, फिर आई कैप खेलते हैं आपसे तो आपको बुरा लगता है। अजीब लोग हैं, कंसोलिडेशन का होमवर्क छोड़ते नहीं थे, इसका क्लास वर्क करते नहीं है, होमवर्क इसका दिया नहीं जा रहा, क्लास वर्क तक नहीं कर रहे। इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 18 कितने लोगों ने लिखा घर में? 1 2 3 4 5। अब देख लें, यू कैन वॉच द सीरियसनेस ऑफ पीपल एंड हाउ दे आर प्लेइंग विद IS 1037 जी। सो इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। अच्छा, कल पार्ट बी के अंदर हमारा एक फड्डा शुरू हुआ था एम्प्लॉयज़ को निकालने वाला। उस फड्डे को इंशाल्लाह हम कंक्लूड करते हैं। पहले मुझे IS 10 का गोइंग कंसर्न करवा लेने दें, IS 10 का गोइंग कंसर्न करते हैं, फिर कल वाले फड्डे को इंक्लूड के फिर आज फाइनल अकाउंट का सवाल शुरू करते हैं एक, फिर IS 1037 साथ साथ चलाते रहेंगे हम। अच्छा हाँ जी, भाई देखें, ये तो सवाल पूछने का मेरे ख्याल से तरीका नहीं होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एडजस्टिंग है कौन सा नॉन एडजस्टिंग है। सवाल पूछने का तरीका ये होना चाहिए कि जो 16 एडजस्टमेंट्स हैं एक पेज के ऊपर आपने कराई थी, उन 16 में से मुझे इन 6 में मसला आ रहा है कि मुझे एडजस्टिंग लग रही है, आपने नॉन एडजस्टिंग बताई है। 16 के 16 में तो मसला नहीं आ सकता। तो सवाल पूछने का ये तरीका होगा कि कल आप क्लास से पहले आओ, बताओ कि ये 16 एडजस्टमेंट्स हैं, मुझे ये लाइन पढ़ के लग रहा है कि ये एडजस्टिंग है, आपने क्यों नॉन एडजस्टिंग बताई है। तो सवाल पूछने का ये तरीका होगा ना, वरना तो वो फिर पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज कर लें। और मेरे ख्याल से मैं आप लोगों का टेस्ट ले लेता हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि 90% बच्चों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो मैं एक मिसाल देता हूँ कि फैक्ट्री में आग लगी इस दिन। भाई आप क्लास से निकल जाओ, वाइट शर्ट उठो, आप जो बोल रहे हो। फैक्ट्री में आग लगी इस दिन और बैठ जाएं, और कोर्ट ने हमारे डेटर को बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया इस दिन। तो इसका मतलब है हमारे साल के एंड पे इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई हुई थी? बस ये था। और फैक्ट्री में आग लगी इस दिन और कस्टमर को बैंक करप्ट डिक्लेयर किया गया इस दिन। इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस डेट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। लेकिन एक सिनेरियो साइलेंट वाला था,
हम डेटर से पैसे लेने गए, इस दिन डेटर ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब है कोई ना कोई मसला साल के एंड पे था। वर्कर इंजर हुआ इस दिन, पैसे मांगने आया इस दिन, तो इट रिलेट्स टू इवेंट्स दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। थिंग्स आर वेरी सिंपल। हमारे साल में कोई ना कोई मसला अगर हो चुका था, इसका मतलब है आप इसको एडजस्टिंग बनाएंगे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक बातें भी की थी, जैसे अगर हमने सब्सिडरी के लोन की गारंटी दे दी है इस दिन और सब्सिडरी की फैक्ट्री को आग लगी इस दिन, तो ये स्पेसिफिक सिनेरियो था। इसका ट्रीटमेंट मैंने कहा था मैं खुद बताऊंगा। ये इवेंट जो है वो आपने क्या लेना है, जल्दी बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह 90% बच्चे सही बोल रहे हैं, नॉन एडजस्टिंग। क्यों? क्योंकि लोन की जिम्मेदारी लेने से लाइबिलिटी नहीं बनती, बल्कि लोन पे डिफॉल्ट हो जाए तो जिम्मेदारी बनती है, इसलिए ये एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस बताया था। बाकी नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स को डिस्क्लोज करना होता है अगर मटीरियल है, लेकिन अगर 13 के साल का फाइनल डिविडेंड 14 में अनाउंस किया तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, मस्ट डिस्क्लोज। इसका डिस्क्लोजर परसों के नोट्स में स्क्रीनशॉट अटैच भी किया था एनुअल रिपोर्ट 2019 से। और कुछ स्टैंडर्ड ने वाज़ेह एग्जांपल्स दी थी। स्टॉक आपने इस साल के बाद अगर तो सैलाब आया इस दिन और स्टॉक बेचा इस दिन, फिर तो एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन अगर सैलाब आया इस दिन और स्टॉक बेचा इस दिन, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इस दिन हमारे डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज किए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर इस दिन फिक्स्ड एसेट बेचा और प्राइस उसकी तय हुई इस दिन, ये भी स्टैंडर्ड की वाज़ेह गाइडेंस है, ये एडजस्टिंग इवेंट है। इस दिन फिक्स्ड एसेट खरीदा और प्राइस तय हुई इस दिन, ये भी एडजस्टिंग इवेंट है। साल के बाद प्लांट को आग लग गई, नॉन एडजस्टिंग। साल के बाद सब्सिडरी खरीद ली, नॉन एडजस्टिंग। साल के बाद शेयर इशू कर दिए, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। साल से पहले रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर दी, एडजस्टिंग। साल के बाद रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस कर दी, नॉन एडजस्टिंग। तो बड़ा वाज़े वाज़े ये मिसालें पड़ी थी। डेटर को बुक कर लिया है फॉरेन करेंसी में $200 पे, डॉलर बाद में प्राइस बढ़ गई डॉलर की, इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो लग रहा है लोगों को पता है चीज़ें। तो ये नहीं सवाल होता कि ये मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही, सवाल ये होता है कि फ़लाँ पास पेपर की फ़लाँ एडजस्टमेंट के अंदर फ़लाँ चीज़ ऐसे लिखी हुई है, तो वो ज़रा मुझे बता दें उसमें क्या था। और यह एक और चीज़ भी आपको मैंने कहा था, वो जो 16 एडजस्टमेंट्स हैं उनको आप लोगों ने लिखना भी था। अब अगर आप नहीं लिख रहे तो अब मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने याद भी करने को कुछ एडजस्टमेंट्स कही थी। सेल ऑफ स्टॉक आफ्टर बैलेंस शीट डेट नॉर्मली रिलेट्स टू अ लॉस विच एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। ये अल्फाज मुझे याद हैं। इफ़ यू आर नॉट याद करेंगे, यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन अगेन एंड अगेन, सो व्हाट कैन आई डू? जी रिपोर्टिंग पीरियड के एंड से डायरेक्टर के ऑथोराइज करने तक, हाँ, अगर इस दिन कोई गलती पता चली हमारे साल की तो वो मैं सही कर नहीं सकता क्योंकि IAS 10 के स्कोप से बाहर है। पूरा IAS 10 ही रिवाइज करा लिया। अच्छा जी, अब आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ गोइंग कंसर्न पे। दे दें भाई स्टैंडर्ड को टाइम, अब मैं और क्या कह सकता हूँ। लिखवाने पे कल आप लोगों ने 45 मिनट ज़ाया करवा दिए थे पास पेपर के क्वेश्चन 7 पे। गोइंग कंसर्न, अच्छा जी, पेज नंबर 352। गोइंग कंसर्न में स्टैंडर्ड के वाज़े गाइडेंस अवेलेबल है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। पेज 352 डायरेक्टर्स ने ऑथराइज की और ये हमारा ईयर एंड है। तो इस दिन गवर्नमेंट ने कहा कि कारोबार बंद कर दो। अब ये 16 साल के बाद कोई मसला बने जिस वजह से गवर्नमेंट ने कहा कारोबार बंद कर दो, तो क्या कारोबार बंद करने की वजह से एसेट्स उसी प्राइस पर पड़े रहें किताबों में जिस प्राइस पर पड़े हुए हैं, या सारे एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे ले आए, चाहे ये चीज साल के बाद ही क्यों ना हो? ये देखने में नॉन एडजस्टिंग इवेंट है
लेकिन इसको क्या बनाएंगे, क्योंकि गोइंग कंसर्न ही बिजनेस की मेन चीज है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये होती है अकाउंटिंग में कि हम एज्यूम करेंगे कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा, तो दैट इज अ गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर साल के बाद भी, दो इट्स रिलेट्स टू अ सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बट स्टिल वी विल एडजस्ट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो स्टिल इट इज एडजस्टिंग इवेंट, नोट करें ये एडजस्टिंग इवेंट है। साल के बाद गवर्नमेंट ने कहा कारोबार बंद कर दो और साल के एंड पे कोई मसला नहीं था, तो अब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट करें। कैसे? सारे एसेट्स को किस पे ले आए, रियलाइजेबल वैल्यू पे, फेयर वैल्यू टाइप चीज ही होगी। हाँ, तो ये वाहिद एक्सेप्शन है और इसको एडजस्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कारोबार बंद करने का मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो हमारी है वो हिट हो गई है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज नॉट वैलिड। अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारी वैलिड नहीं रही, वी आर फोर्स्ड टू क्लोज डाउन द बिजनेस। हाइब्रिड में बातें ना करें। वी आर फोर्स्ड टू क्लोज डाउन द बिजनेस। अच्छा, अब अगर गोइंग कंसर्न वैलिड होती तो हमारे एसेट्स किस पे आ रहे होने थे, कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डिप्रिसिएशन पे, बुक वैल्यूज पर, नीचे उसी सफे पे। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड होती तो एसेट्स किस पे आ रहे होते, बुक वैल्यू पे। अब वैलिड नहीं तो किस पे आ जाएंगे एसेट्स हमारे, रियलाइजेबल वैल्यू पे। मैं क्या ये वाली एडजस्टमेंट्स करूं? यस, ये वाली एडजस्टमेंट्स करूंगा मैं, ताकि एसेट्स किस पे आ जाएं। जैसे कंसोलिडेशन में नहीं करते थे, सारी चीजों को फेयर वैल्यू पे ले आते थे गुडविल निकालने के लिए, उस टाइप की चीज समझ लें। तो मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, तो साल के एंड पे कोई मसला नहीं था, लेकिन स्टिल मैं सारी चीजों को उठा के इन्वेंट्री 50 वाली 45 पे आ गई और बिल्डिंग 70 वाली 60 पे आ गई। लाइबिलिटीज को भी सेटलमेंट वैल्यू पे लाएंगे, यानी लाइबिलिटीज कितने पे सेटल करनी है। क्या हो जाए तो क्या करेंगे अगर साल के बाद भी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाए, जो सोली रिलेट करे उस वजह से जो साल के बाद अराइज हुई, स्टिल हम ये एडजस्टमेंट्स करेंगे। सो इट इज कॉल्ड एज एन एडजस्टिंग इवेंट। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड रहती तो बिल्डिंग इन्वेंट्री 70-50 पे आती रहती, अगर वैलिड नहीं है तो ये 60 और 45 पे आ जाएगी। अगर हमारे साल के बाद भी गवर्नमेंट ने कहा है कि अपना कारोबार बंद कर दो, तब भी हाँ, लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, लॉसेस P&L में चले जाएंगे और एसेट्स बैलेंस शीट में कम अमाउंट पे नजर आएंगे। अब चीज इज वेरी सिंपल, उसको अब क्या, बैलेंस शीट में कितनी वैल्यूज पे नजर आएंगे एसेट, 60 और 45 पर, P&L में ये लॉस बुक हो जाएगा। जी, पिछले साल की परफॉर्मेंस है तो नहीं। हम सिगरेट बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा पाकिस्तान में सिगरेट बनाना बंद कर दें। हम पिस्तौल बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा पिस्तौल बनाना बंद कर दें। हाँ, पिस्तौल मार का दरवाजे के कुंडे बनाने हैं, वो बना लें। पेज 351, एन एंटिटी शेल नॉट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन, आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे आप। नॉट ऑन 70 एंड 50, से नो टू 70 एंड 50। अगले सफे पे नजर आ रही हैं दो फिगर्स आपको, इनको इनकार करें,
लाइन लिखा करें ताकि बात समझ आए। An entity shall not prepare its financial statements on going concern. Say no to 70 and 50 and please गले लगा 60 and 45। कब? An entity shall not prepare its financial statements on going concern अगर एंटिटी डिटरमिन करे आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, चाहे बाद में भी, इवन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, चाहे साल के बाद भी आपको पता चले। क्या 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 क्या? मेरी नीयत बन गई है बिजनेस बंद करने की, गवर्नमेंट ने नहीं कहा, मेरी नीयत बन गई है बिजनेस बंद करने की। नंबर 2, इट इंटेंड्स टू सीज ट्रेडिंग, मैं अपनी चीजें बेचना बंद करना चाहता हूं, एक ही बात होगी, लिक्विडेट द एंटिटी, पूरा बिजनेस बंद कर दें या चीजें बेचना बंद कर दें। इट हैज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू, हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं बचा बट टू, बिजनेस बंद करने के अलावा हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। फोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, फोर्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने फोर्स कर दिया, इलाके वालों ने फोर्स कर दिया, इलाके वालों ने फोर्स कर दिया। भाईजान ये क्या तुम लोगों ने जो है वो चौक के ऊपर कॉलेज खोला हुआ है, ये लुटना चाहिए तुम लोगों ने, इशारे पर रश लगा रहता है हर वक्त, इलाके वालों ने मजबूर कर दिया, तो वी विल फोर्स टू क्लोज द बिजनेस, नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। देखेंगे फिर बाकी क्लासें ग्राउंड में करवाएंगे। अच्छा जी, आपने गोइंग कंसर्न पे चीजें नहीं बनानी, कब? जब साल के बाद आप खुद कारोबार बंद कर दें, करने का सोच लें, या कोई आपको कह दे कारोबार बंद करो। अगर हमने मान ली, वरना नहीं मानेंगे तो ठीक है। इंटेंशन है ना, बस इंटेंशन फॉर्म इंटेंशन है, तो कच्ची पक्की इंटेंशन तो नहीं है, कच्ची इंटेंशन है तो रहने दें, फिर गेन आगे तो गेन भी रिकॉर्ड कर लें, कोई मसला नहीं, रियलाइज सब P&L में डाल दें। अच्छा, डिटेरियोरेशन इन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, कई दफा होता है साल के बाद ऑपरेटिंग रिजल्ट्स डिटेरियोरेट कर जाते हैं आपके, एंड फाइनेंशियल पोजीशन, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन फारग हो जाती है, आफ्टर बैलेंस शीट होती है, मे इंडिकेट अ नीड टू कंसिडर वेदर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज स्टिल। साल के बाद कुछ ऐसा अगर आपके बिजनेस में हो जाए जिससे आप परेशान हो जाए, तो आप जरा जज कर लें आपने अपने आपको गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड रखनी है या इनवैलिड रखनी है। अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है तो ये वाली अकाउंटिंग, अगर गोइंग कंसर्न इनवैलिड है तो if going concern assumption is no longer appropriate, अगर going concern assumption appropriate नहीं रही, is no longer appropriate, the effect is so ज्यादा परवेसिव होता है, सारे अकाउंट्स पे छा जाता है, the effect is so ज्यादा, effect is so pervasive, ऑडिट वालों से बात कर रहा हूं, effect is so pervasive, पूरे अकाउंट्स पे छा जाता है, अकाउंट स्पेसिफिक नहीं, परवेसिव, एक एक अकाउंट पे जाके हिट करता है, सारे अकाउंट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे लाना पड़ेगा। the effect is so ज्यादा that this standard requires a fundamental change in basis of accounting, अकाउंटिंग की बेसिस ही बदल दें। बस इसको काट दें, अकाउंटिंग की बेसिस ही बदल दें, और किस पर ले आए? न्यू बेसिस बताएं, रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू पे ले आए, चाहे साल के बाद भी पता चले। साल के बाद चीजें डिटेरियोरेट करना, देखें साल के बाद चीजें डिटेरियोरेट करना एक किस चीज की इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट सोच ले मैं गोइंग कंसर्न हूं या नहीं, और अगर गोइंग कंसर्न नहीं हूं तो फिर इफेक्ट इतना बड़ा है कि पूरे अकाउंट से हिला के रख दें। दिस स्टैंडर्ड रिक्वायर अ फंडामेंटल चेंज इन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म कर दें, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म कर दें, और चीजों को किस पे ले आए? रियलाइजेबल वैल्यू पे, बिकॉज इफेक्ट इज सो परवेसिव, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इसके साथ छा जानी है। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडजस्टेड, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट कर दें। इवन इफ सर्कमस्टांसेस अरोज, द कंपनी विल डिस्क्लोज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग देम। बेसिस कौन सी है आप, हिस्टोरिकल कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू, या ब्रेकअप वैल्यू से कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेकअप वैल्यू बेसिस में भी एसेट्स आर शोन ऑन एंड लायबिलिटीज आर शोन एट, एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे ले आए जितना देके जाएंगे, और लायबिलिटीज को सेटलमेंट वैल्यू पे ले आए जितनी लायबिलिटीज आपने पे करनी है। अच्छा, मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये और ये तो आसान सी बात है, मैंने आपको भी दरमियान वाला पढ़ाया है।
इफ एंटिटी इज नॉट अ, अगर आपको लगे आप गोइंग कंसर्न नहीं है, मैंने आपको ये पढ़ाया, ये वो तो पढ़ाया नहीं अभी, तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन 70 एंड 50। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन 70 एंड 50। 70 एंड 50 वाली कौन सी अकाउंटिंग है? हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन 70 एंड 50। फिर क्या करें? मस्ट इंक्लूड डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट दैट इट इज नॉट अ, आप डिस्क्लोज करें यूजर को कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है, रीजन बताएं क्यों गोइंग कंसर्न नहीं है, गवर्नमेंट ने कह दिया ये हो गया वो हो गया, और बेसिस बताएं कौन सी यूज कर रहे हैं, वही लिक्विडेशन, रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यूज। तो 3 डिस्क्लोजर क्या देने हैं? आप गोइंग कंसर्न नहीं है पहले ये बताएं, रीजंस दे दें गोइंग कंसर्न क्यों नहीं है, और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस नई बेसिस पे प्रिपेयर किए हैं उनके बारे में बता दें। नई बेसिस कौन सी हैं जिसमें हम चीजों को किस पे ले आए हैं? 60 और 45 पे। लेकिन अगर कोई किसी बिजनेसमैन का अच्छा बिजनेसमैन है, नेस्ले कंपनी आप जैसे देखिए, अल्लाह का शुक्र है वो चल रही है, एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, फिर तो कुछ भी नहीं करना। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन, तो फिर 70 और 50 पे चीजें शो करें, कौन पूछने वाला है? फिर तो 70-50 पे चीजें शो कर दें। एक है दरमियान वाला सिनेरियो, अजीब सा, वो अब नया सिनेरियो है। वो ये है कि गोइंग कंसर्न है लेकिन डर लग रहा है कि शायद नहीं है। ये अजीब सी बात है, गोइंग कंसर्न है लेकिन डर लग रहा है शायद कुछ हो जाए, वहमी। इसको तो पता चल गया गोइंग कंसर्न नहीं हूं, इसको पता चल गया इफ द एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न बट देयर इज अ डाउट दैट इट विल बी कंटिन्यू ऑपरेटिंग एज अ गोइंग कंसर्न और नॉट, या डर है कि मैं गोइंग कंसर्न रहूंगा या नहीं, तो क्या करें? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 70-50 पे ही रखें, अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 70-50 पे ही रखें। और ये कौन बोला था? और ये बताएं कौन बोला था? आप क्लास से निकलोगे अगर। अच्छा, दूसरा, मस्ट इंक्लूड अ डिस्क्लोजर, एक डिस्क्लोजर डालें आप ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटीज कॉजिंग द डाउट, यानी कि इसका मतलब लिखें किस वजह से डाउट है, वो वजह बताएं। कि हो सकता है महल्ले वालों की कोई मीटिंग हुई हो और आपको कानों कानों से खबर हो गई हो, लेकिन आप बड़े स्ट्रांग बंदे हैं, आपके पास भी बदमाश मौजूद है, तो लिखें उर्दू में क्या लिखा है, किस वजह से डाउट। चलें, अगर गोइंग कंसर्न है तो बस फिर गोइंग कंसर्न पे ही रहें, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो बता दें गोइंग कंसर्न नहीं है, रीजन बता दें और नई बेसिस बता दें। और अगर गोइंग कंसर्न है लेकिन डाउट है कि रहेंगे या नहीं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 70-50 पे ही रखें, लेकिन अच्छा लाइबिलिटीज को किस पे लाने? मिसाल के तौर पे एक लाइबिलिटी है, उसकी कैरिंग अमाउंट है 90, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसकी मिन्नतें करके सेटल कर दूंगा 88 पे, तो मुझे एक प्रॉफिट आएगा, उसको मैं बुक कर लूंगा। प्रॉफिट आएगा कितना? 2 का। तो लाइबिलिटीज को किस पे ले आए? सेटलमेंट वैल्यूज पे। हो सकता है बैंक से जाके लोन माफ करा लूं, लेकिन इसके लिए उसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास जाके उससे एग्री कराना पड़ेगा, यार ये बस कर दो, मेरा कारोबार बंद हो रहा है, अगले को हंसते दिल में रहम आ जाए। नहीं, बस वो फिर आप अगले के पास जाएं, पहले यही मैं कह रहा हूं, अगले के पास जाएं, खुद ही सोच के मत करें, अगले के पास जाएं, उसे मनाएं कि मैंने तुम्हें 88 देनी है, अब खुशी बुक कर लें। तो एसेट्स को किस पे ले आए? ना भाई बातें नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू पे, और लाइबिलिटीज को सेटलमेंट वैल्यूज पे। आखिरी चीज, uh, 28 दिसंबर को फैक्ट्री में आग लगी। 31 दिसंबर को लॉयर ने कहा 20% चांस है कि आप केस हारेंगे, या 2% चांस है, 2% चांस है कि आप केस हारेंगे।
और 4 जनवरी को उसने कहा कि 30% चांस है कि हम केस हार जाएंगे। अब मेरे ख्याल से अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज नहीं की, आप अपडेट कर दें डिस्क्लोजर्स, क्योंकि लॉयर की मैंने कहा था अगर 2 बातें पेपर में दे दे, एक लॉयर की बात इधर बता दे 31 दिसंबर को और एक डायरेक्टर के साइन होने से पहले, तो लॉयर की कौन सी बात माननी है, लेटेस्ट बात माननी, क्योंकि केस तो हमारे साल वाले ही चल रहे हैं ना। तो 1 मिनट मुझे जरा पढ़ लेने दें। इधर ये क्या है, कुछ भी नहीं, और इधर ये क्या बन गई, कॉन्टिंजेंट, पहले कुछ भी नहीं था और बाद में क्या बन गई, पॉसिबल। तो मेरे ख्याल से तो गिविंग ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट एंड एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट दें, पहले पढ़ लें। इफ एन एंटिटी रिसीव्स इंफॉर्मेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड that a masla existed at end of, it shall update the relating to those conditions, arc से related, in the light of the old information या new information। वाइस वर्सा हो जाए तो डिस्क्लोजर अपडेट करके फारग कर दें, यानी डिस्क्लोजर डिलीट कर दें, फिर वेल डन। अगर वाइस वर्सा हो जाए तो पहले डिस्क्लोजर आपने बना लिए होंगे, लेकिन अभी अकाउंट यूजर्स के पास तो गई नहीं चीजें, 4 जनवरी है, उन्हें डिलीट कर दें। अगर एक एंटिटी इंफॉर्मेशन रिसीव करे आफ्टर बैलेंस शीट डेट अबाउट अ मसला डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, इट शैल अपडेट द डिस्क्लोजर्स टू दोज कंडीशंस। लिखें 31 को सोचा था डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप 4 जनवरी के मुताबिक डिस्क्लोज कर दें। 31 को सोचा था डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आप 4 जनवरी के मुताबिक डिस्क्लोज कर दें। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं IAS 10 में कौन कौन से डिस्क्लोजर हो गए। एक तो अगर मैं इसको वो देना शुरू करूं, नंबरिंग अलिफ पे 349 पे फाइनल डिविडेंड हो गया अलिफ। दूसरा बे किस दिन ऑथराइज हुई डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अगले से अगला सफा, पिछला सफा भाई आपकी बुक में 351। अलिफ बे पे किस ने ऑथराइज की और किस दिन ऑथराइज की, और एक अभी डिस्क्लोजर पढ़े अलिफ बे पे ते, वो डिस्क्लोजर नहीं है, वो डिस्क्लोजर को अपडेट करना समझ लें ते। और एक मशहूर जमाना डिस्क्लोजर है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, अगर मटेरियल है तो उनकी नेचर और एस्टीमेट ऑफ अलिफ बे पे ते ते। बे पे ते टे सारे आपको एक ही पेज पे नजर आ रहे हैं, बे पे ते टे। जबानी बताएं, एक तो डिविडेंड फाइनल, नंबर 2 डेट ऑफ ऑथराइजेशन, नंबर 3 पर्सन हु ऑथराइज्ड इट, नंबर 4 अपडेट कर दें इंफॉर्मेशन अगर कोई लेटेस्ट आ गई है, और नंबर 5 डन। ओके, अच्छा जी, फाइनल अकाउंट्स का आज एक सवाल करना है। इसके लिए आपके पास नई बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये चैप्टर ना अपडेट कर दिया गया है फाइनल अकाउंट वाला, और इसमें सारे डिस्क्लोजर्स भी किसी हद तक अपडेट कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों के पास पुरानी बुक है तो आप बहुत बड़े नुकसान में हैं। स्टैंडर्ड्स आप लाए हुए हैं, मुझे पता है, 1 बजे बताइएगा, मैं बताऊंगा उनका क्या करना है। पहले मैं ये चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के दिखाता था, इस दफा सारे डिस्क्लोजर किताब में डाल दिए हैं।
पेज 580। नेस्ले कंपनी की बैलेंस शीट आ रही है। लॉस आने से तो गोइंग कंसर्न नहीं होते अनलेस कि आपकी नियत हो या कोई फोर्स कर रहा हो, वैसे ही एक इंडिकेशन होती है, लेकिन अगर आपका नहीं प्रोग्राम तो ना करें। अच्छा, नेस्ले कंपनी की बैलेंस शीट है एज एट 31 दिसंबर 2014। आज मैं बैलेंस शीट नहीं करवा रहा, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। ये नोट नंबर देखें कौन सा आ रहा है, सेल का नोट नंबर, कॉस्ट ऑफ सेल का 18, अदर इनकम का 19, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस का, एडमिन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, टैक्सेशन का, और ओसीआई में रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है और टीसीआई आ रहा है। डन। तो आज जो मैं सवाल कराने लगा हूं वो आसान सा सवाल है, उसमें मैं सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और इन सारी चीजों को लाऊंगा। अच्छा, फैक्ट्री के खर्चे कहां जाते हैं, इसलिए हम कंसोलिडेशन में जब लिखा होता था प्लांट या मशीनरी की डिप्रिसिएशन, तो हम कहते थे कि इसको कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएं, क्योंकि प्लांट और मशीनरी होता ही फैक्ट्री के। लेकिन अगर कभी लिखा आ जाता था फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री फर्नीचर, तो उनको भी हम कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाते थे। ये फैक्ट्री हो गई। पहली या दूसरी क्लास में ना आपको तस्वीर दिखाई थी एक, अब वो पता नहीं बनी हो या ना बनी हो, जब हम लैब में भी गए थे। जोश, अल्लाह का शुक्र है। फैक्ट्री के अंदर जहां लेबर काम कर रही है, लैब को छोड़ें, वो IS 38 की चीज है। फैक्ट्री के अंदर जहां लेबर काम कर रही है, इसके खर्चों को डालना होता है कॉस्ट ऑफ सेल में। फिर एक सेल्स ऑफिस होता है, हमारा शोरूम, जहां पे हमारी प्रोडक्ट्स बिक रही होती हैं, लश पश एसी लगे हुए, चिन पन पुन, तो यहां के जो खर्चे होते हैं ये डालते हैं एडमिन एंड सेलिंग में। एक तीसरा लाइन आइटम होता है P&L के फेस पे, दैट इज हेड ऑफिस के खर्चे। ये हेड ऑफिस अकाउंटेंट्स बैठे होते हैं और लीगल प्रोफेशनल्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, हमने हायर किए हुए, नौकरी पे रखे हुए, या हम एक कंसल्टेंट हायर कर रहे होते हैं, ऑडिटर भी आके इधर ही बैठते हैं। हेड ऑफिस जहां अकाउंटिंग हो रही होती है चीजों की, और डिफरेंट किस्म के खर्चे होते हैं। तो इसके खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल में डालते हैं फैक्ट्री के। सेल्स ऑफिस के खर्चे जो है वो एडमिन एंड मार्केटिंग में डालते हैं, और हेड ऑफिस के खर्चे जो है वो एडमिन में डालते हैं। और बचे कुछ खर्चे, मिसाल के तौर पे ऑडिटर की फीस है, तो ऑडिटर की फीस को फैक्ट्री या इसने डालने के अदर एक्सपेंसेस में नहीं जाती। अदर एक्सपेंसेस में मैं बताऊंगा क्या जाता है। तो हेड ऑफिस वगैरह के खर्चों में डाल देते हैं ऑडिटर फीस, और इसके एडमिन एक्सपेंसेस नाम दे दिया जाता है। तो फैक्ट्री के खर्चे, और यहां किसके, और एडमिन एक्सपेंसेस में हेड ऑफिस और बाकी सारे खर्चे होते हैं। अदर एक्सपेंसेस में मैं आपको थोड़ी देर में अभी दिखाने लगा हूं। ये ना वन ऑफ टाइप खर्चे होते हैं जो हम कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते। डोनेशन, कभी कोई फिक्स एसेट बेचा लॉस आ गया, कभी कोई इम्पेयरमेंट आ गई, कभी कोई रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, कभी कोई स्टॉक चोरी हो गया। अदर नहीं, सेंडरी एक्सपेंसेस एडमिन और इनमें ही डाल देते हैं जहां जहां। अदर एक्सपेंसेस में ये मोटी मोटी चीजें जो आमतौर पर नहीं होती, वो मैं भी लिस्ट दिखाऊंगा आपको। और फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लीज, और इसमें CT लगा रहा होता है, DT लगा रहा होता है, लेकिन फेस के ऊपर सिर्फ क्या नजर आ रहा होता है, टैक्सेशन। अब मैं नोट नंबर 17 पे जाने, नोट नंबर फाइनल अकाउंट को भी जो लिफ्ट नहीं कराएगा उसके साथ IS 1037 जैसा ही होगा, वह साथ साथ नोट नंबर 17 पे मैं जाने लगा हूं। नोट नंबर 17 पे, क्योंकि इससे जो पहले वाले नोट्स हैं वो मेरे शेयर कैपिटल बैलेंस शीट टाइप नोट्स हैं। रास्ते में चलते हुए अल्लाह करे में फिक्स एसेट का नोट नजर आ जाए, ताकि वो देखा देखा लगे। फिक्स एसेट का नोट, लैंड, प्लांट, मशीनरी। वर्किंग तो नहीं है, अब हम नोट बनाया करेंगे प्रॉपर तरीके से। वर्किंग, हाँ शायद आप पहले इसको वर्किंग करते हो। लें जी, हमारा नोट नंबर 17 है। सेल, लोकल सेल भी होगी हमारी, एक्सपोर्ट सेल भी होगी, ग्रॉस सेल। सेल में से ट्रेड डिस्काउंट और सेल्स टैक्स क्या कर देंगे, माइनस। ये मैं आपको कल इसकी लॉजिक बतानी है, फिलहाल बस याद रख लें। सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे। सर हमें तो टीचर ने कहा था सेल में से डिस्काउंट माइनस नहीं करना होता। नहीं, हम सेल इंशाल्लाह डिस्काउंट से पहले वाली लिया करेंगे, इसलिए हम उसमें से डिस्काउंट भी माइनस किया करेंगे, और सेल्स भी सेल्स टैक्स डाल के लिया करेंगे, तो उसमें से सेल्स टैक्स भी माइनस करेंगे। ये दोनों चीजें कल इंशाल्लाह मैंने समझानी है आपको एंट्रीज के जरिए। तो फिलहाल बस सेल में से क्या माइनस करने, ट्रेड डिस्काउंट, और सेल में से सेल्स टैक्स। कॉस्ट ऑफ सेल में रॉ मटेरियल फैक्ट्री में कंज्यूम हो रहा होगा। ये जो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में कंज्यूम हो रहा होगा, ये होगा ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने माइनस नहीं डाला हुआ, ये ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल लिखा हुआ है,
प्लस परचेजेस रॉ मटेरियल माइनस फैक्ट्री की लेबर की सैलरीज, फैक्ट्री के अंदर बिजली, फैक्ट्री के अंदर स्टोर्स एंड स्पेयर, फैक्ट्री में भी कोई ट्रैवलिंग हो जाती है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की रिपेयर, फैक्ट्री में कोई पैकिंग एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में कोई चीजें इस्तेमाल करें जिसकी रॉयल्टी दे रहे हैं, फैक्ट्री में कोई मटेरियल इनडायरेक्ट पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर इस्तेमाल हो रही है, फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, और फैक्ट्री के सुपरवाइजर की सैलरी। इन सारे खर्चों को जब जमा किया जाता है तो इनका नाम कॉस्ट ऑफ सेल नहीं रखा जाता, इनका नाम जो है वो मैं आपको बताऊंगा क्या रखा जाएगा। इनका नाम रखा जाता है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इनका नाम क्या रखा जाता है? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें 3 खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। अब ये बातें आप लोगों ने पता नहीं कैसे लिखनी है, मैं तो साथ साथ लिख रहा हूं अपने लिए। मटेरियल, लेबर, आसान आसान सी बातें आज सारी वो, इसलिए मैंने कहा था आइए 37 हो गया, काफी दिन करते हुए एक समझे का सवाल कर लें। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अब आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे सर इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर इधर आ रहे हैं, इसको आप यार 1 मिनट मुझे बात तो कर लेने दो, मैं फिर अब ये पूरा कर लूं, कॉस्ट ऑफ सेल पे सवाल ले लेता हूं, चलने भी नहीं देते। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के बारे में आपके जहनों में ये सवाल आ सकता है कि इसको आपने क्यों नहीं मटेरियल और लेबर में डाला? भाई इसलिए कि इसके साथ हम लिखा करेंगे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल वो होता है जो इस कुर्सी के ये जो सारा फोम वगैरह और ये सारा लोहा वगैरह, ये डायरेक्ट, आप लोग ना बताएं, ये डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर वो हाथ हैं जो डायरेक्ट कुर्सी को बनाने में इस्तेमाल हुए हैं, ये हो जाएगी डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है इस कुर्सी के गिर्द कोई पैकिंग मटेरियल है, वो आप लिख सकते हैं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। या ये जरा नोट करो कौन बोल रहा है, या फैक्ट्री का कोई सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी तनख्वाह, डेट विल बी कंसीडर्ड एज, बरकत के लिए क्लासें ले रहे हैं लिख कुछ भी नहीं रहे, तो इनडायरेक्ट मटेरियल पैकिंग मटेरियल हो सकता है, और इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री का कोई सिक्योरिटी गार्ड या फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, वो भी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर सिर्फ वो होती है जो डायरेक्ट चीजें हाथ हैं, जैसे ये वो मिसाल में दिखाया था, हाथ लगा रहे थे वो बंदे और चीजें बना रहे थे, इसको कहते हैं मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल। इसके बाद हम देखते हैं पिछले साल नामुकम्मल चीजें कितनी थी, क्योंकि जो पिछले साल नामुकम्मल थी इस साल लेबर ने उस पर काम किया, लेकिन इस साल के एंड पे भी कुछ चीजें नामुकम्मल रह गई होंगी, तो पिछले साल की नामुकम्मल चीजों को जमा करते हैं और इस साल की नामुकम्मल चीजों को, सर हमें पता है ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, क्लोजिंग लेस करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। ये जो फिगर आती है ना, इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, बल्कि कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये वो फिनिश गुड्स होती हैं जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके बाद आपके पास कोई पिछले साल स्टॉक पड़ा होता है जो बिका नहीं होता। एक होता है रॉ मटेरियल, जैसे लोहा गाड़ी बनाने के लिए, टायर। एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे गाड़ी का लोहा और टायर जोड़ दिए हैं, अभी बम्पर लगाना है पीछे, और ये एक होती है फिनिश गुड्स, तैयार गाड़ी। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, इसको आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप कुछ चीजें खरीद के बेच रहे हों, तो फिर उनकी भी कॉस्ट ऑफ सेल होगी, परचेज्ड फॉर रीसेल। इसमें फिर ओपनिंग स्टॉक होगा जमा परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कई चीजें आप बना के बेचते हैं, बना के, और ये वाली चीजें आप खरीद के बेचते होंगे, इन सबको जमा कर लेंगे, ये आपके कॉस्ट ऑफ सेल चले जाएगी P&L के मुंह पे। कोई बंदा नजर मार के आए ये फिगर सही है? कोशिश की थी इन फिगर्स को सही करने की, क्योंकि ये बहुत लंबा खाता है जो किताब में खोल दिया गया है। ये फिगर सही है? हाँ, 82614। तो ये वो जो एनुअल रिपोर्ट 2019 में आपको दिखाता था, उस तरह की हमने किताब में डालने की कोशिश की है। अच्छा, नाउ माय क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द फाइनल वर्जन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल? रॉ मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड will give me total factory cost plus opening work in progress minus cost of finished goods बनी। लेकिन कुछ पिछली भी पड़ी होंगी, उन्हें ऐड करके, मिसाल के तौर पे बनी 50, पिछले साल की 10 पड़ी हुई हैं, तो कितनी बिक सकती हैं? 60। हो सकता है सारी बिक गई हों, उनमें से 2 रह गई हों भी। तो स्टॉक फिनिश गुड्स ओपनिंग एट क्लोजिंग लेस, इट विल बी माय कॉस्ट ऑफ। लेकिन इस सवाल में कोई और भी पंगा हुआ कि चीजें खरीद के भी बेच रहे हैं बनाने के अलावा, ये तो बना के बेच रहे हैं, खरीद के बेच रहे हैं, उसकी भी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। इसमें आप ये तीनों चीजें नीचे भी डाल सकते हैं, अलग अलग लिखे, ओपनिंग परचेज और वो। अच्छा,
माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस, ये तो डैश चला हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज, अब माइनस है क्या है उन चक्रों में ना पड़ो, वो सवाल भी हम करेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। यार ये आप बनाएं नोट 18.1, इसको नोट में कहूं या सब नोट? नोट 18.1, इस तरह हम पेपर में किया करेंगे। नोट 18.1, सैलरीज कितनी है जी? 5.8 मिलियन, 5844 मिलियन, यानी 5844, वो तेरी खैर, ये सैलरीज हैं आपकी। डन। सैलरीज और वेजेस में पड़ा है इतना इस साल का और इतना पिछले साल का, और इतना इस साल का और इतना, इसका मतलब है कोई रिस्पेक्टिवली वाला लस आने वाला, दो चीजें पड़ी हैं। सैलरीज में पड़ी है प्रोविडेंट फंड के पैसे एम्प्लॉयज के लिए अलग करके रखे हैं, और उसके लिए हमने अकमुलेटेड कंपनसेटेड एब्सेंसेस, ये कोई होती हैं, एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा हो तो उसको कुछ एब्सेंट ना होने के कोई पैसे दे दिए जाते हैं, तो हम प्रोविडेंट फंड वगैरह नहीं हुआ करेगा, हमारे सवाल में आमतौर पे ग्रेचुटी हो जाया करेगी। रिटायरिंग एम्प्लॉय को तोहफे के तौर पे पैसे दिए जाते हैं, इसे ग्रेचुटी कहते हैं। तो जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा उसको ये पैसे देंगे, लेकिन अभी उसके लिए हम एक बास्केट में अलग करके रख रहे हैं। तो यूजर्स को हमने क्या बताया कि जो तनख्वाहें तुम्हें नजर आ रही हैं ये प्योरली वो घर नहीं ले गए, इसमें से कुछ तनख्वाहें ऐसी भी हैं जो उनके लिए अलग करके रख दी हैं एक बास्केट में, जब कभी वो रिटायर होंगे तो उनको हम दे देंगे। इज इट आ नोट या नोट की दुम? नोट की दुम। अब डिस्क्लोजर्स बनाया करने हैं, अटेंटिव रहें, वो प्लस माइनस से बाहर निकल आए, डेबिट क्रेडिट से। फाइनल अकाउंट का सवाल डिस्क्लोजर का आया करेगा, बड़ा आसान सा सवाल। डिस्क्लोजर का इसलिए आसान सवाल होता है कि ये वाली अंग्रेजी लिखी होगी, आपने हजरी उठा के लिख देनी होगी। अच्छा जी, उसके बाद अदर इनकम आ रही थी, इंटरेस्ट इनकम, स्क्रैप सेल, पीपी कोई बेचा है, कोई भी अदर इनकम, सारी चीजें पढ़नी जरूरी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, वो जो गाड़ियों का शोरूम था, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, कैरेज आउटवर्ड। कस्टमर ने कहा गाड़ी जहाज के जरिए कराची भेजो, तो जहाज का जो किराया पड़ा वो कैरेज। ये कोई ट्रेडमार्क लाइसेंस भी जरूरी नहीं, सवाल बताया करेगा कोई, हमने कोई ट्रेडमार्क किसी का यूज करे होंगे। फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस, कमीशन टू सेल्स स्टाफ। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना आई क्या आजकल इसमें डाल रहे हैं मार्केटिंग एक्सपेंसेस में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो बैड डेट एक्सपेंस वाली फिगर नहीं होती थी IAS 12 में, वो डिप्रिसिएशन ऑन शोरूम, वारंटी एक्सपेंस भी इधर डाला जा रहा है, और अदर कोई एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस होंगे कोई इनके, अदर एक्सपेंसेस होंगे कोई इनके छोटे मोटे। सैलरीज वेजेस इंक्लूड 3 पॉइंट इतने मिलियन एंड इतने मिलियन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड फला फला फला। ये नोट की नोट, हाँ दोबारा, क्योंकि इस स्टाफ को भी तो आपने करना है, ये तो नहीं कि आपने सिर्फ फैक्ट्री के स्टाफ को ही प्रोटोकॉल देना है, इसी स्टाफ का बेचारे का क्या कसूर है। ये अभी मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, ये इंशाल्लाह हम डिस्क्लोजर में देखेंगे, हम किसी को रॉयल्टी वगैरह दिया करेंगे इंशाल्लाह, ये हम देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट एडमिन एक्सपेंसेस, सैलरीज, वेजेस, स्टाफ ट्रेनिंग, इंश्योरेंस, ट्रेवलिंग, रेंट, रेट, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, टेलीफोन, प्रिंटिंग, रिपेयर, प्रोफेशनल सर्विसेज पे आज डिस्कशन करनी है मैंने। प्रोफेशनल सर्विसेज, ये बता दें ये वाली नोट की दुम क्या होगी। एडमिन स्टाफ के लिए भी कुछ रिटायरमेंट के वक्त हम क्या देंगे उनको, प्रोविडेंट फंड वगैरह और चीजें देंगे। डन। अच्छा, नाउ व्हाट इज प्रोफेशनल फीस, टोटल इसका कितना है? ये 1.78, ये नजर आ रहा है 1.78, ये कितना आ गया? प्रोफेशनल सर्विसेज क्या जी? ऑडिटर ने सर्विसेज दी हैं, ऑडिट करके दिया है, ऑडिटर के लिए पैसे रखे हैं हमने 1 मिलियन, उसने हाफ ईयर के अकाउंट्स भी हमारे रिव्यू करके दिए थे, उसकी फीस उसको दी है। टैक्सेशन एक्सपेंस नहीं कह रहा, किसी बंदे से मैंने टैक्स अपना कैलकुलेट करवाया तो उसको मैंने उसकी फीस दी है। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होते हैं ऑडिटर को चाय पानी के पैसे देना, लिख लें, ऑडिटर को चाय पानी के और ट्रैवलिंग के पैसे देना, इसे कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फोटोकॉपी करा लें, खुदा ना खास्ता अगर कोई बज़ेद है कि मैंने पुरानी बुक ही रखनी है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस तो ऑडिटर के चाय पानी के पैसे हैं ये, जो ऑडिटर को दिए जाते हैं। अदर एक्सपेंसेस, जो खर्चे तीनों जगह नहीं गए वो मैं खुद बताऊंगा कौन से जहां जाने हैं। वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर को प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करा दिया, वर्कर की वेलफेयर के लिए कोई पैसे रख लिए, अब नॉर्मल लॉस आ गया, इंपेयरमेंट लॉस आ गया, एक्सचेंज लॉस आ गया। डोनेशंस पे बड़ी बात होनी है हमारी, कोई 50 मिनट लग जाने हैं डोनेशंस पे। और लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी। डन।
आसान आसान बातें चल रही हैं, कंफर्टेबल, ओके। डोनेशंस का ये इंशाल्लाह हम डिस्क्लोजर बनाया करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज, टैक्सेशन, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, रिकॉन्सिलेशन मैंने नहीं बनाई भी, रिकॉन्सिलेशन आपको बनानी आती है, पीबीटी वगैरह और वो सारा मैंने फॉर्मेट में शो कर दिया। डन। सो नोट नंबर 24 पे मैंने ब्रेक लगा दिया, नोट नंबर 24, और मैंने शुरू कहां से किया था? नोट नंबर 17 से। तो द स्टोरी इज लाइक दिस, नोट नंबर 17 से चलाऊं मैं, और नोट नंबर 24 पे क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। चलें जी, अब एक फारग सा सवाल है, कोशिश करते हैं 20-25 मिनट में हम उसको कर लें। चैप्टर के एंड पे नहीं, शुरू में ही है सवाल वो, हाँ, इसी से थोड़े से सफ़े आगे आ जाएं। लें जी, एक फाइनल अकाउंट का सवाल हमने पहले भी किया हुआ है, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11। फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, पेज नंबर 602। फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एंड इज engaged in the business of manufacturing and marketing of personal care and food products. Following is the extracts from its trial balance. सेल हो रही है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए, एग्री करते हैं। स्क्रैप सेल लिख लें, अदर इनकम में जाएगी, या मेन इनकम है हमारी, अदर इनकम में जाएगी। अभी आपको बताया है सेल डिस्काउंट का नाम लिखें ट्रेड डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट नहीं होता, सेल डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम सेल में से इंशाल्लाह माइनस करेंगे। रॉ मटेरियल ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल परचेज, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम, सैलरीज पता नहीं किस किस की, अल्लाह करे कोई आगे ब्रेकअप दे दे, मुझे पता नहीं, मैं तो परेशान ही रहूंगा वरना। सैलरीज किस किस की। आउटवर्ड फ्रेट एंड हैंडलिंग क्या होता है? कैरेज आउट, ये सेलिंग में जाना है। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, ये लिखें ऑडिटर फीस वगैरह और लॉयर फीस वगैरह। प्रोफेशनल सर्विस में तो जाना है, मेन हेड अभी मुझे बताएं कौन सा है? एडमिन, भाई सेलिंग का खर्चा तो नहीं है, सेल डिपार्टमेंट का खर्चा तो नहीं है ऑडिट करवाना, तो ऑडिटर और लॉयर वगैरह की फीस ये कहां चली जाएगी? लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस। और ऑडिटर रेम्युनरेशन अल्लाह का शुक्र अलग आ रही है, तो फिर लीगल एंड प्रोफेशनल में किसी और प्रोफेशनल से सर्विसेज ली होंगी, मात्र ऑडिटर रेम्युनरेशन अलग आ रही है। डोनेशन, ये ना एडमिन का खर्चा है, ना सेलिंग का खर्चा है, ना कॉस्ट ऑफ सेल, ये आपने अपने ऊपर वैसे ही एक बर्डन डाला हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर से इजाजत लेके। डोनेशन वैसे आपको देनी नहीं चाहिए, डोनेशन देना हर बंदे की अपनी मर्जी है, कंपनी के ऊपर आपने बहरहाल कंपनी पे लोड डाला हुआ आपने डोनेशन का। अदर एक्सपेंसेस, जिसने डोनेशन देनी है वो अपनी मर्जी से दे, कंपनी क्यों दे रही है? इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, फाइनेंस कॉस्ट, एक्सचेंज लॉस, अभी मैंने आपको बताया था कहां जाना है, ये नॉर्मल खर्चा नहीं है, कभी कभी आता है। अदर एक्सपेंसेस, ये क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश गुड्स का। सैलरीज को किस में तकसीम करना है? कॉस्ट ऑफ सेल में, डिस्ट्रीब्यूशन में और एडमिन में। सैलरीज को कितनी चीजों में तकसीम कर देना है? 3 चीजों में तकसीम कर देना। अब ये क्यों नहीं लगाते आप जो मैं इस तरह करता हूं? ये 3 लगाओ, जरा शौक से क्लास किया करें। अच्छा, एक बच्चा मिला मुझे बुध को, अच्छा, सैलरीज, वेजेस एंड बेनिफिट्स इंक्लूड प्रोविडेंट फंड के पैसे भी अमाउंटिंग टू 54 मिलियन। सैलरीज, वेजेस एंड बेनिफिट्स में प्रोविडेंट फंड के पैसे पड़े हैं। मुझे जरा अंग्रेजी पढ़ के बताएं, इज इट एन एरर और वो डिस्क्लोजर बनवाना चाहता है? इट इज नॉट एन एरर। सैलरी में एम्प्लॉय को पैसे दिए हैं, इट इज नॉट एन एरर। वो क्या बनवाना चाहते हैं हमसे? डिस्क्लोजर बनवाना चाहता है। मुझे तो लग रहा है 54 भी तोड़ना पड़ेगा तीनों में। तो ये एम्प्लॉयज के किसके लिए पैसे रखे हैं? अच्छा, वैसे सैलरीज हैं कितनी आपकी? सैलरीज 2, 3, इसमें से 54 मिलियन किस लिए उनको दिए हैं? तो इसको तोड़ना पड़ेगा इंशाल्लाह, भी तोड़ेंगे। ऑडिटर रिम्यूनरेशन इंक्लूड, ऑडिटर रिम्यूनरेशन कितनी है? नहीं 71 कुछ हो रहा है, वो लॉयर फीस वगैरह। ऑडिटर रिम्यूनरेशन 13 इंक्लूड 4 एंड 1, 13 इंक्लूड। ऑडिटर रिम्यूनरेशन में ऑडिटर ने ही टैक्स कैलकुलेट करके दिया है, और ऑडिटर को चाय पानी का खर्चा हमने दिया है 10 लाख रुपए, और 40 लाख रुपए का उसने क्या कैलकुलेट करके दिया है?
तो बाकी फिर ऑडिटर को किस लिए पैसे दिए होंगे? ऑडिट करने के लिए, जो मेन काम करना है उसने। तो 4 और 1 बता दिया, टोटल कितने? 13। तो 13 - 4 - 1 किस लिए दिए होंगे? ऑडिट करने के लिए। डोनेशन में 5 मिलियन की डोनेशन है जो हमने डेट्स कैंसर फाउंडेशन को दी है। हमारी कंपनी का एक डायरेक्टर जिसका नाम अम्मी अब्बू ने मूंगफली रखा था, ये ट्रस्टी है उस डीसीएफ में। ये यूजर को बताना जरूरी है। यूजर्स को बताएं कि हमारी कंपनी का एक डायरेक्टर ने नॉन प्रॉफिट इदारा बनाया हुआ है और तुम लोगों के पैसे यहां से निकाल के लेके जाके नॉन प्रॉफिट इदारे में झोंक रहे हैं। हालांकि होना यह चाहिए कि डायरेक्टर पैसे घर लेके चला जाए, डिविडेंड की फॉर्म में जब उसे मिले उसमें से उसने डोनेशन देनी है तो दे, लेकिन ये लोगों के पैसे को डोनेट कर रहा है। हाँ, डिस्क्लोज करके बता दें, फिर हो सकता है मीटिंग में शेयर होल्डर्स के आइंदा ऐसी हरकत ना करना। तो ये डिस्क्लोजर यूजर को बताना जरूरी होगा। तो प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अलॉन्ग विद द रेलेवेंट नोट्स शोइंग रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स एज पर कंपनीज एक्ट। चलें जी, क्या करेक्टिंग एंट्री अभी तक कोई मुझे आई नहीं। करेक्टिंग एंट्री आ सकती है लेकिन मुझे तो कोई नहीं नजर आई। सैलरी में प्रोविडेंट फंड के पैसे पड़े हैं, हाँ ठीक है। ये तो मैं कह रहा हूं आसान सवाल है ये फाइनल अकाउंट के। फाइनल अकाउंट इसलिए आसान है कि जो हुआ है वो उसने करके बता दिया, बस हमने शो करना है। इट इज नॉट अ रेक्टिफाइंग एंट्री का सवाल, इट इज प्रेजेंटेशन का सवाल। इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन सारी आपको दिखा दी है पहले, क्योंकि उस रास्ते से हम गुजर के आ गए हैं जिस रास्ते पे मैं आपको भी चलाने लगा हूं। उस रास्ते से हम गुजर के आए हैं अभी, सेल कॉस्ट, उस रास्ते पे चलाने हैं आपको। और ऑडिटर रेम्यूनरेशन में ऑडिटर के टैक्स के पैसे देना पड़ा होना चाहिए, ऑडिटर को आउट ऑफ पॉकेट इसमें से पड़ा होना चाहिए। डोनेशन में डोनेशन पड़ी हुई है, पड़ी रहने दे, पड़ी रहने दे। अच्छा, सर ये जिस रास्ते से आप गुजरे हैं और ये जो रास्ता आपने सारा दिखाया है पिछले 20 मिनट में, क्या ये रास्ता हमें पेपर में अवेलेबल होगा? नहीं। बार बार रास्तों से गुजरेंगे तो याद हो जाएंगी चीजें। और मेरे ख्याल से अभी मैं खड़े खड़े आपसे पूछूं कि कॉस्ट ऑफ सेल में क्या था, एडमिन में क्या था, सेलिंग में क्या था, तो आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में फिनिश गुड्स और ये नॉट टफ टास्क। चलें जी, ये पहले हमारा फॉर्मेट होगा, उसके बाद हम नोट्स बनाना शुरू करेंगे। दूसरा पार्ट बनाने नहीं बनाना, अभी बनाते हैं। अच्छा, ये वाला पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। चलें जी, शुरू करें। अब कुछ भी नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन यहां पोस्ट करनी है। कंपनी का नाम फिक्स पाकिस्तान लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31/12। मार्कर को देखो बैग में है, अच्छा ये पढ़े में। फॉर ईयर एंडेड जी, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। भाई साथ साथ लिखें। हाँ जी, क्या मसला है आपको? एड अदर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अच्छा हमारे सवाल में आज टेक्स्ट नहीं है तो मैं जरा थोड़ा सा जगह सेव कर रहा हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से डालें, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, कंसोलिडेशन नहीं हो रही, पीबीटी से ऊपर कुछ नहीं डालना। ऐड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और टीसीआई आ जाएगा। इसमें भी रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे सवाल में वैसे कोई नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट के लिए मैंने बना दिया। सेल का डेटा सवाल में दिया हुआ है, नोट नंबर 1 बनेगा इसका। ये नोट नंबर आप 16 से शुरू कर लें, वो आपकी मर्जी है। मैं भी 16 से कर लें, 17 से कर लें। सर 431 से शुरू कर सकते हैं, कर लें। नोट नंबर 17, नोट नंबर हाँ 16 से शुरू करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इससे पहले 15 नोट बैलेंस शीट के भी को बने हैं।
हाँ जी ऐसे हाँ वैसे भी दे सकते हैं जैसे उन्होंने दिए हुए थे। उसमें तरीका ये है कि यहाँ NOT लिख दें और नीचे 16, 17, 18, 19, ये भी एक्सेप्टेबल है, दोनों तरह सही है। ऐसे सवाल अभी मैं कराऊंगा, फिलहाल मैं सिर्फ P&L का करा रहा हूँ। For further details you can take my ugly classes. Stay tuned. अब आप मुझे बताएं कि जो जगह छोड़नी है वो आपने अल्हम्दुलिल्लाह सवाल पढ़ लिया है, तो मेरे से ये ना पूछिएगा हमें कैसे पता चलेगा कितनी जगह छोड़नी है। जितनी आपको जगह समझ आ रही हो उससे 4 लाइनें आप ज्यादा छोड़ दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। सेल के लिए मुझे बताएं 1-2 चीजें ही अवेलेबल हैं, तो सेल के लिए मैं 2-3 लाइनें छोड़ा, इंशाल्लाह सवाल में कुछ और आया करेगा तो ज्यादा लाइनें भी छोड़ देंगे। नोट नंबर 16 सेल्स, सेल के लिए मैं 2-4 लाइनें छोड़ा। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओए होए होए होए, इसने तो जान ले लेनी है आपकी। क्या ले लेनी है? जान ले लेनी है आपकी। कॉस्ट ऑफ सेल्स, वर्किंग ही करनी है, बस नाम उसका क्या डालना है नोट करो। अच्छा जी, इसके लिए आप जो है वो 15 लाइनें बेशक छोड़ दें। अगला नोट अदर इनकम, तीन चार लाइनें काफी हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा? भाई 6 छोड़ दीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4-5 लाइनें काफी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 5 भी नहीं बल्कि 7-8 में छोड़ देता हूं, क्योंकि वो एक नोट की दुम भी बनानी है प्रोविडेंट फंड वाली, तो 7-8 छोड़ देते हैं। एडमन एक्सपेंसेस, कौन से? एडमन, इसमें फिर वो एक प्रोविडेंट फंड वाली भी दुम मानी है और ऑडिटर रिम्यूनरेशन वाली भी दुम मानी है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? अभी सैर करा के आया हूँ सर, हमें याद कैसे रहेगा? साथ साथ सैर करते रहेंगे और एक जगह पे लिस्ट बनी होगी डिस्क्लोजर्स कौन से हैं, वहां से भी याद हो जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा? चलते तो रहो, अभी पहली क्लास है। अच्छा जी, एडमिन एक्सपेंसेस आप लाइनें छोड़ दें को 13-14 लाइनें छोड़ दें। आगे अदर एक्सपेंसेस, नोट नंबर 21 अदर एक्सपेंसेस, और इसके बाद फाइनेंसी कॉस्टी अदर एक्सपेंस। हाँ मुझे पता था 7-8 लाइनें छोड़नी है, ठीक है, पूछना बनता है तेरा। हम भी इसी तरह बैठे होते थे आप लोगों की तरह, ऐसे देख रहे होते, अच्छा ये तो आज नई शेयर शुरू हो गई यार। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अगर पढ़ते थे फिर पास भी हो जाते थे पेपर, वैसी कोई हवा चीज नहीं थी। और आजकल भी ऐसे बच्चे आ रहे हैं, पता नहीं क्या चीजों को। ओके अच्छा, इसके ऊपर भाई एक हेडिंग असल में देनी थी, वो अब आप दे दें या छोटी सी जगह निकाल लें। मैंने इसलिए नहीं वो हेडिंग दी क्योंकि वो मेरे पास जगह की कमी है। इस नोट 16 के ऊपर क्या हेडिंग देनी है कोई बताए? ये सारे नोट्स के ऊपर फिक्स लिमिटेड नोट्स टू दी फॉर ईयर एंडेड 31/12/15। अगर इधर जगह नहीं है तो स्टार डाल के सफे के टॉप पे दे दें, लेकिन कहीं भी देनी है, जैसे लीज के नोट के ऊपर और बाकी नोट्स के ऊपर लिखते थे। फिक्स लिमिटेड नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/15। चुप कराएं जरा जिसको रोने की आवाजें आ रही हैं। भाईजान स्टैंडर्ड रो रहा है, उससे कहीं अभी आते हैं हम, अभी आते। अच्छा जी, अच्छा आपने जबान को दाएं बाएं किया, मैंने समझा बबल खा रहे हो। कुछ खा रहे हो? क्या खा रहे हो? टॉफी। मैं जज्बात से खेल रहे हो, देखो मैं पढ़ाते हुए तो खा नहीं सकता, आप सुनते हुए खा सकते हो। सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स 56528, बस ये आपने इंश्योर करना है, साथ वाला जागता रहे, ये आपका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। बोलें जी 56528। स्क्रैप सेल अदर इनकम। अच्छा सर बस ऐसे ही लिखना था ये? हो यार रशीद
मैं क्या पता नहीं क्यों होने लगा है। अब रिलैक्स हो जाएं, टेक लगा लें। भाईजान लिखोगी नाल नाल। ऑरेंज शर्ट, सेल डिस्काउंट का मतलब है ट्रेड डिस्काउंट। सेल डिस्काउंट जी। अच्छा, जो ट्रायल में चीजें आ रही होती है ना, इसकी अकाउंटेंट एंट्रीज कर चुका होता है, हमने सिर्फ इसको एक दफा पोस्ट करना होता है, डबल एंट्री नहीं करनी होती इसकी। रॉ मटेरियल, इसका जरा मुझे फॉर्मेट पहले बनवाएं। इसमें ना नहीं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, बस डायरेक्ट। वो ओपनिंग परचेज क्लोजिंग मेरे भाई इधर ही आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अगला क्या होगा? एक लाइन मैंने छोड़ी है वो फिगर लिखने के लिए, डायरेक्ट लेबर। और अगला क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। सवाल अभी हम पढ़े हैं, कुछ ज्यादा फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं है, कोई 3-4 ही हैं। इन तीनों को जमा करेंगे, इधर फैक्ट्री ओवरहेड्स 2-3 आ जाएंगे। इन तीनों को जमा करेंगे तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। रॉ मटेरियल को अलग दिखाना जरूरी नहीं है। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल को अलग अलग दिखाना जरूरी नहीं है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया, ये डायरेक्ट लेबर होगी, ये फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस इज इक्वल टू प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश। ओके, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल नहीं, अच्छा हाँ 17 नहीं, अभी वो नहीं, परचेज क्या मतलब? तो सवाल में घूमते ही रहेंगे, जब जो दिल चाहेगा वो उठाएंगे, या तरतीब से सवाल क्यों उठाएंगे? तरतीब से उठाएं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 73, मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स। बाकी ये दरमियान वाले नाम मेरे ख्याल से आप नहीं भी लिखेंगे तो एग्जामिनर पनिश नहीं करेगा। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ये नाम बस लिखना, कॉस्ट ऑफ सेल। वैसे ये नाम भी लिखना जरूरी नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है आपने, कॉस्ट ऑफ सेल है। रशीद से चंगी वॉक हो जाती है। फिनिश गुड्स जी 1 to चल रशीद दोबारा चलिए। परचेजेस रॉ मटेरियल 2 to 603। स्टोर एंड स्पेयर कंज्यूम ना फैक्ट्री में डाल दिया करें, अगर और कुछ ना लिखा हो। स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम ये फैक्ट्री के खर्चों में डाल दिया करें। स्टोर्स एंड स्पेयर फैक्ट्री ओवरहेड 180। ओह 2 3 6 7 में से नीचे लाइन ना पड़े, 2 3 में से 50, 2 3 6 7 में से डायरेक्ट लेबर में ही डालें, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर तो सवाल ने बताई नहीं। तो सैलरीज हैं, इसको स्लैश सैलरीज भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। उधर मैंने दिखाया था, उसने सैलरीज ही लिखा हुआ था। 2 3 into 50 नहीं बस 1302 आ गया। अभी 2 3 6 7 के तोते करें। डिस्ट्रीब्यूशन में कितना डालें? 30% डालें।
इंटो जी 710। सर हमने भी साथ साथ करना है पेपर में इन जगहों पे? जी नहीं, वो साथ साथ वो अलग क्लास से होंगी एडमिट में, तो बताना जरूरी नहीं होता कि तुम आए हुए हो। $350 और 7 टान। चलो शीत चलिए फिर नहीं बच्चों ने नोट करन दे। आजकल के बच्चे नाल नाल नोट नहीं करते। कोई नहीं, थोड़े जे मसले आजकल के बच्चे हुण ते कर लो। जरिया मैंने क्या कहा है? हुण ते कर लो। नहीं पता चला, सॉरी, अब तो कर लें प्लीज डू इट। समझते हो? छोटे छोटे से ना लो, समझ लो। हुण फिर इस तरह के ना ठीक है, सवाल तो सही होया पर इंज ही है बस। चलो ਇਹੋ ਜਿਹੇ आ जाए तो नंबर आ जाएंगे। अच्छा जी, आउटवर्ड फ्रेट का मतलब लिखें कैरेज आउट। कैरेज आउट इज अ सेलिंग एक्सपेंस। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? मैं बताता रहूंगा, आहिस्ता आहिस्ता पता चलता रहेगा। आउटवर्ड फ्रेट लीगल एंड 17, लीगल एंड एडमिन में डाल दें। सब नोट ऑडिटर रेम्यूनरेशन का बना देते हैं, कोई मसला नहीं। लीगल एंड प्रोफेशनल में उसने लीगल और प्रोफेशनल अलग अलग कोई बताई नहीं, तो ऑडिटर रेम्यूनरेशन का बस सब नोट बना देते हैं, कोई मसला नहीं। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, इसका तो कोई ब्रेकअप है ही नहीं। ऑडिटर कोई मसला नहीं, 13 लिख लें यहां, कोई मसला नहीं। अभी देखते हैं फिर आगे क्या करना है, नीचे कुछ बताया हुआ है, लेकिन अभी 13 लिख लें। ऑडिटर रेम्यूनरेशन कहां डालूं? सेलिंग में, एडमिन में? कितना? 13 लिख लें पूरा, कोई मसला नहीं। 13 में मुझे पता है कुछ मसला है, लेकिन वो मसला इस तरह का नहीं है कि 13 पे मुझे एतराज हो। यही तो छोटी छोटी चीजें आप सीखनी है, बस 13 को लिख लें। डोनेशन कहां डालनी है? इसको एडमिन, सेलिंग और फाइनेंस कहीं ना डालें, अदर एक्सपेंस। डोनेशन 34। नीचे इसमें भी कोई मसला है वो फिर देखेंगे। वो मसला इस तरह का नहीं है कि 34 पे एतराज हो में। इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस 133। एक्सचेंज लॉस, इंपेयरमेंट लॉस, फिक्स एसेट का लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस, ये कोई वन ऑफ टाइप चीजें हैं, इनको अदर एक्सपेंसेस में डाल दें। वाइस प्लीज। अच्छा जी, रशीद है ना, तो मैं भी कर लांगा। बस कोई एक शय, एक दो शय मैनू लगता है इत्थे पा देंगे गलत जगह पे, बाकी तो मैनू लगता है हो ही जाएगा मेरे ख्याल नाल। अच्छा जी, आगे पीछे क्या मतलब? नंबर कटेंगे क्यों नहीं कटेंगे? तूने भाईजान ऑडिटर रेम्यूनरेशन, अब ओहो ये एडमिन क्यों लिख दिया था? किसी ने बताया भी नहीं, तो मैंने उनकी बताना था ना। ऑडिटर रेम्यूनरेशन, अच्छा तो गलत जगह पे अगर भाईजान किसी पहुंची हुई सरकार ने मटेरियल को डाला अदर एक्सपेंसेस में, तो कुछ होगा तो नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? लस्सी बनाते हुए आम डाल दिया, मसला है? मसला है। सालन बनाते हुए आम डाल दिया, मसला है। मिल्क शेक बनाते हुए आम डाल दिया, कोई मसला नहीं। चाय बनाते हुए मिर्ची डाल दी, तू अपनी मिसाल ले आया कर। रॉ मटेरियल टाइम क्लोजिंग 21, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, फिनिश गुड्स क्लोजिंग 1153। ओके, भाई अब मजा आएगा। अब नोट की 3 दुमें बनने लगी हैं, सब नोट्स बनने लगे हैं, अब मजा आएगा। माशाल्लाह आपके 4 पेपर जा रहे हैं ना। बी डिटरमिन्ड, ओके। साउथ आपके भी बी डिटरमिन्ड, मीट आफ्टर क्लास। अच्छा
सैलरीज वेजेस एंड बेनिफिट्स में प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ है 54 मिलियन का। भाई इसको भी मेरे ख्याल से पोर्शन कर लें, 54 जरा 55 54 उसमें इंक्लूडेड है, तो मैं निकाल नहीं रहा, मैं निकालूंगा नहीं, मैं 54 माइनस तो नहीं करने लगा, मैं माइनस नहीं करूंगा। 54 इस 2367 में पड़ा हुआ है, तो जो 54 है फिर ये थोड़ा थोड़ा करके सारी जगहों पे भी जाके पड़ा हुआ है, तो मैं निकाल नहीं रहा 54 को 2367 से, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वैसे ही मैं जरा 54 को भी तोड़ रहा हूं। 54 को तोड़ें, हाँ जी 30 16 8, हम बच्चों के साथ रह रहा हूं मैं आजकल। अच्छा तो 30 16 और 8, लेकिन ये आप लोगों ने उधर ही वर्किंग शो करनी है, मैं आपको दिखाता हूं। सैलरीज इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑफ ₹13 कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसका तरीका क्या होगा, मैं आपके समझने के लिए ब्लू मार्कर पकड़ रहा हूं और जगह भी मैंने आपको छुड़ाई हुई है, यहां पे पता नहीं मैं लिख सकूं या ना लिख सकूं। सैलरीज नोट नंबर 17.1, नोट नंबर 17.1, नोट 17.1, इधर मेरे पास जगह नहीं है। नोट 17. सैलरीज इंक्लूड, सर हमें तो इंग्लिश नहीं लिखनी आती, मैं कौन सा कह रहा हूं इंग्लिश लिखो, मुझे भी पता है मुझे भी नहीं आती। सैलरी इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, रशीद है काम सही है वैसे, वो थी अंग्रेजी चौके ना यार ठीक है, मैं क्या पता नहीं क्यों होने लग गया जरा, मैं कह रहा था कि कुछ भी नहीं, इन रिलैक्स करें, अंग्रेजी ये वाली उठानी है। सैलरीज इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ब्रैकेट वाला भी लिख सकते हैं साथ, अमाउंटिंग टू ₹। सर हम भी एब्रीविएशंस लिखेंगे, नहीं सर फिर आप क्यों लिख रहे हैं, मैंने सीए कर लिया हुआ है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अमाउंटिंग टू ₹54 इंटू, एग्जामिनर को कैलकुलेशन शो करेंगे। इसको कहां पे लिखना है, इसको यहां पे लिखना है, मैंने बताया था जगह छोड़ी भी है मैंने, कितनी लाइनें बताई थी, 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर भी 15 ही है, फिर भी 15 ही है। इधर आप लोगों ने 2-3 छोड़ दिए तो फिर कंपनी जिम्मेदार नहीं है। अच्छा इस तरह नहीं कहते बड़ों को, अच्छा नहीं कहा ही ना करें, क्या रियलाइज कराना है, ठीक है छोड़े बड़े, नहीं शायद अगली दफा बड़े एहतियात करें, छोड़ दें आप इन चीजों को, खुद भी बड़े हो जाए, इग्नोर भी कर दिया करें कुछ चीजों को, हर चीज को रियलाइज कराना नहीं जरूरी होता अगले को। ये नोट 22 के एंड पे तब लिखा जा सकता है जब एग्जामिनर को नोट डाल दो ऊपर के, यार मैं भूल गया सी, ये तरतीब नहीं है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखो, लेकिन अगर मजबूरी है तो फिर आप कोई तरीका देख लेंगे। नोट 17.1 गो समवेयर एल्स गा, अब देखते हैं उसका कोई हल, सोचते हैं। एक नोट के लिए एक पेज छोड़ दो, कोई एक्स्ट्रा शीटों का पेपर है ये। अच्छा आगे चलें जी, डिस्ट्री नोट नंबर 19.1, रशीद है सही है, छोटियां छोटियां दुमा पाई जो अंग्रेजी पढ़ के। नहीं इसके आगे ये नहीं बताना कॉस्ट ऑफ सेल है, क्योंकि 17.1 अपने अंदर ही कॉस्ट ऑफ सेल है। 19.1 रशीद कॉपी पेस्ट कर ले, तू नहीं ये लिखना तो पड़ेगा, चल बंदा ले जाएंगे नाल। सैलरी इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू ऑफ ₹54 इंटू 30%। यार थक गया नोट लिखे, चल 20.1 बना दे, कॉपी पेस्ट ही करें, मुफ्त ही नंबर आ रहे हैं यार, मैं क्या पता नहीं की हो रहा है। ट्राई टू बी प्रोफेशनल। सैलरीज इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑफ ₹8, 54 into 15%. For further details you can contact me.
ऑन नंबर 0300 4 सही वाला नंबर निकल लगा से मुझे 455 0 आखिरी 3 नंबर छोड़ देते हैं। अच्छा, उम्रों के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे अब आखिरी 3 ढूंढने के लिए। कोई नहीं यार, वैसे ही ले लेना क्लास के बाद आके, हमने कौन सा रिप्लाई करना होता है। यार सीन भी कर लिया सर ने, कल का किया हुआ है, पता नहीं क्या यानी। अच्छा, ऑडिटर रेम्यूनरेशन में इंक्लूड है टैक्स सर्विसेज और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। अच्छा, इसका ना आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अंग्रेजी बना दें, ऑडिटर रेम्यूनरेशन में ये पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो मैंने दिखाया था उस तरह भी कर सकते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। तो ऑडिटर रेम्यूनरेशन का नोट बनाने लगा हूं मैं 20.2। सर कौन कौन से नोट बनाया करने हैं, हमें कैसे पता चलेगा, मैंने भी शेयर करा दी है। सर वो वही वाले यानी नजारे हुआ करेंगे रास्ते में। जी बिल्कुल, अच्छा सीधे है, सही है वैसे। ऑडिटर, हाँ मैं भूल गया, 1 मिनट, हाँ ये सब नोट का भी नाम रख सकते हैं आप, ऑडिटर रेम्यूनरेशन। इसमें अब ऑडिटर से टैक्स कैलकुलेट करवाया, आउट ऑफ पॉकेट के खर्चे हैं, बैलेंसिंग, सोचे बैलेंसिंग, शायद ऑडिट रेम्यूनरेशन हो, वो तो मेन ही चीज है ना, वो एडमिन में ही पड़ा हुआ है ना, तो मैं कौन सा एडमिन से निकाल रहा हूं, 20.2 ही मैंने इसका नाम रखा है ना। ऑडिटर रेम्यूनरेशन कितनी थी, उसमें क्या क्या था, टैक्स कैलकुलेट करवाया था और खर्च के लिए पैसे दिए थे, बाकी शायद ऑडिट की फीस हो जो मेन काम है। ऑडिटर को ऑडिट की फीस तो दे दें। जी वो मैं बताने लगा। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू हैव अनदर ऑप्शन जिसमें आई क्या पनिश नहीं करेगा। द ऑडिटर रेम्यूनरेशन ऑफ 13 अंग्रेजी लिख सकते हैं, इंक्लूड टैक्स सर्विसेज ऑफ 4, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ 1। फिर अगर आप 8 को नहीं भी लिख के आएंगे तो शायद वो नंबर ना ही काटे, लेकिन बेहतर है जिन चीजों को मैं इस फॉर्म में बना रहा हूं उन चीजों को बनाएं। सर कौन कौन सी चीजों को इस फॉर्म में और कौन कौन सी उस फॉर्म में बनाया करेंगे, अभी शेयर करके आ गए हैं, देख लिया हमने, देखते रहेंगे तो पता चलता रहेगा। अम्मी बादाम खा रही थी, ओए बना ही नहीं पार्ट 2, बीच में याद करना था। अब्बू चलगोदा खा रहे थे और पैदा कौन हुआ, मिस्टर पीनट। क्या क्या कहा इसने, बना दो पार्ट 2 उसने पार्ट 2 का है।